जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर 51। आज के लेक्चर में एग्जाम की शीट परचेज सिस्टम की डिस्कस करनी है हमने, और फिर इसके बाद होम असाइनमेंट के बाद पेरोल सिस्टम। और आज की होम असाइनमेंट तो थी भी छोटी सी, वो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन थे। मकसद क्या था? मकसद ये था क्योंकि कल हम सिस्टम कंप्लीट नहीं कर सके थे, तो असाइनमेंट तो आपको देनी थी। कहीं ऐसा ना आपको असाइनमेंट ना करने की आदत पड़ जाए, क्योंकि 50 दिन आपको असाइनमेंट देना तो असाइनमेंट करने की आदत फिर भी नहीं पड़ती, और एक दिन असाइनमेंट ना दे तो असाइनमेंट ना करने की आदत पड़ जाती है। ऐसा ही है ना? हाँ, तो इसीलिए कल आपको असाइनमेंट दी, लेकिन फिर उसमें आपको सिखाना यह था, मकसद कल की असाइनमेंट में आईकैप इस चैप्टर में से अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा तो वो कैसे पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी प्रैक्टिस की है केस स्टडीज की है। ऐसा ही है। तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन जो थे आपके साथ शेयर किए गए थे। उम्मीद है आपको अंदाजा हो गया होगा कि आईकैप किस तरीके से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है। वो सिंपल किसी भी सिस्टम के अंदर जो एक दो एक्टिविटीज हैं उनके नाम दे के आपको पूछ सकता है कि इसमें से मुझे बताओ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होंगे या कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होंगी। ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो ये दोनों चीजें अगर आपने वो याद किए हो ना, वो जो लाइन मैंने आपको बताया था फर्स्ट कॉलम में कीवर्ड्स, तो आप उससे कंट्रोल भी बता सकते हैं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी बता सकते हैं। तो आपने अटेम्प्ट किया तो आपको अंदाजा हो गया होगा। ऐसा ही है। अब अगर जो सिस्टम हमने पढ़ लिया, जो आज पढ़ेंगे, अगर मैं इनसे आपके किसी भी एक्टिविटी के, वो चाहे ऑर्डर डिपार्टमेंट हो, चाहे इनवाइसिंग हो, चाहे डिस्पैच या रिसीविंग हो, चाहे अकाउंट्स हो, किसी भी एक्टिविटी के कंट्रोल या टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछ लूं तो क्या आप बता सकते हैं? खास तौर पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछ लूं तो बता सकते हैं? पक्का? चलिए, गुड, शाबाश। असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने किया? कितने क्वेश्चन थे? 4। कितने स्टूडेंट ने चारों क्वेश्चन किए? क्या मतलब? असाइनमेंट क्यों नहीं की आप लोगों ने? लेट असाइनमेंट आई थी, फिर भी किया। ओके, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। शाबाश, ठीक है। कितने कितने लो? नहीं, बस यही है। क्या कर ऐसा ना कर, पगले रुलाएगा क्या है? हाँ, अब पूरे सेशन की असाइनमेंट की एग्जाम्पशन लेगा क्या? कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की? जरा बताए। असाइनमेंट किया आपने? जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की, कल कुछ थोड़ा लेट पहुंची थी, इसलिए थोड़ा सा आपको ग्रेस टाइम दिया जा रहा है। अब वो कल कल चेक करवाएंगे। कल मैं आपकी जो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट भी, और जो आज की केस स्टडी वाली असाइनमेंट होगी, ये भी दोनों इकट्ठी चेक करेंगे। ठीक है जी। आइए पहले हम परचेज सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। परचेज सिस्टम वैसे हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। क्या इसकी वीकनेसेस हमने डिस्कस की थी? जरा क्विकली डिस्कस करते हैं। देखिए, केस स्टडी हो या कंसेप्ट हो या वीकनेसेस हो या चीट शीट हो, इन सब का पर्पस बेसिकली ये है कि किसी ना किसी तरीके से आप सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हो जाए, आपको पता चल जाए कि किस सिस्टम में क्या एक्टिविटीज होती हैं और क्या वीकनेस समझी जाती हैं। ठीक है, तो ये समझ लिया, सेम कंसेप्ट्स को रिवाइज करने, मुख्तलिफ तरीकों से रिवाइज करने के तरीके, और कुछ नहीं है। परचेज ऑर्डर, नो सीक्वेंशियल नंबरिंग, क्या ये वीकनेस है? बिल्कुल ये वीकनेस है। अनसिक्योर्ड स्टेशनरी, यानी इन्वेंट्री आइटम जो है वो अनसिक्योर्ड है, ओपन एनवायरनमेंट में है। फॉर एग्जांपल, उनके ऊपर कोई लॉक एंड की सिस्टम नहीं है, क्या ये भी कंट्रोल वीकनेस है? बिल्कुल। और स्टेशनरी से मुराद परचेज ऑर्डर है। खास तौर पे क्या कह रहा है? कह रहा है परचेज ऑर्डर आर नॉट प्री नंबर्ड, मिसिंग और डुप्लीकेट ऑर्डर्स कैन नॉट बी। हाँ जी, परचेज ऑर्डर प्री नंबर्ड नहीं है, ये कंट्रोल वीकनेस है। इफेक्ट क्या हो सकता है? इफेक्ट ये हो सकता है कि मिसिंग या डुप्लीकेट ऑर्डर्स कैन नॉट बी ट्रेस्ड, ये उसकी इंप्लीकेशन है। वो आपको पता है, इंप्लीकेशन भी पूछता है ना कि मुझे कंट्रोल वीकनेस भी बताओ और उसकी इंप्लीकेशन भी बताओ। फिर है अनसिक्योर्ड स्टेशन, ब्लैंक परचेज ऑर्डर आर एक्सेसिबल टू ऑल स्टाफ। देखिए, अगर ब्लैंक परचेज ऑर्डर ओपन होंगे ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ब्लैंक आपकी चेकबुक ओपन हो, कोई उसको फिल करके सप्लायर को ऑर्डर इशू कर सकता है और आपको वो ऑर्डर फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी के लेटर है जो फॉर्मेट है उसके ऊपर परचेज ऑर्डर इशू किया गया था। इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? अनऑथोराइज्ड ऑर्डर्स कैन बी रेज्ड। अनऑथोराइज्ड रिक्विजिशंस, रिक्विजिशंस आर रेज्ड विदाउट अप्रूवल, कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो परचेज रिक्विजिशन इशू कर सकता है। ऐसा नहीं है, बल्कि परचेज रिक्विजिशन कौन इशू करेगा? सिर्फ इन्वेंट्री वेयरहाउस डिपार्टमेंट। और परचेजिंग कौन करेगा? वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट, वो कौन सा है? परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट कह ले।
अप्रूवल गैप्स, अप्रूवल गैप्स क्या है? वो अगर आपसे ये कह दे कि कुछ छोटे मोटे ऑर्डर जो है इनको अप्रूव नहीं किया जाता, लार्ज ऑर्डर को अप्रूव किया जाता है, ठीक है। अगर वो इस तरह का आपको अप्रूवल गैप देते हैं तो ये भी वीकनेस होगी। ऑर्गेनाइजेशन में हर ट्रांजैक्शन चाहे वो इमटेरियल क्यों ना हो उसकी अप्रूवल होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑडिट में ये सीख लिया है कि इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकते हैं, तो कोई अप्रूवल गैप किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन जो है उसकी अप्रूवल किसी ना किसी पर्सन को होनी चाहिए। नो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं है। जैसे प्रोक्योरमेंट मैनेजर जो है वो ऑर्डर भी अगर प्लेस करता है और इनवाइसेस भी अप्रूव कर रहा है, इसका मतलब है वो बगैर किसी ऑथोराइजेशन के फेक परचेज ऑर्डर इशू कर सकता है और उस फेक पेमेंट भी अप्रूव करवा सकता है। तो सेग्रीगेशन ड्यूटीज लाजमी होनी चाहिए। सप्लाई सिलेक्शन एंड टेंडरिंग, इसमें क्या एड हॉक सिलेक्शन, एड हॉक सिलेक्शन का मतलब क्या है कि बगैर किसी फॉर्मल प्रोसेस के सिलेक्शन करना, यानी जो अवेलेबल हो ऑन द स्पॉट उसी को ऑर्डर इशू कर देना, पहले से क्राइटेरिया ना आना। जैसे हम कहते हैं भाई जो होगा देखा जाएगा, तो ये कह रहे हैं भाई पहले से क्राइटेरिया बनाने की क्या जरूरत है, पहले से अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, जब जरूरत पड़ेगी जिसके पास सामान होगा खरीद लेंगे। यह है एड हॉक प्रोसेस। एड हॉक सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि पहले से आपको एक प्रोसेस के जरिए से अप्रूव्ड सप्लायर्स की लिस्ट को मेंटेन करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, और जब परचेज करनी हो तो एड हॉक पर्सन को सेलेक्ट करने की बजाय उस अप्रूव्ड सप्लायर में से सप्लायर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। आउटडेटेड सप्लायर लिस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, पुरानी। एडिटेबल सप्लायर डाटा, क्या मतलब? ये भी पढ़े। मास्टर फाइल जो है वो एडिटेबल होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ एडिटेबल हो बाय हायर अथॉरिटी। जो सेल्स या परचेज सिस्टम के लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए वो एडिटेबल नहीं होनी चाहिए चीजें। वो सिर्फ अपने रोल के मुताबिक जो चेंज कर सकना चाहते हैं वो कर सकते हो, बाकी चेंज ना कर सकते हो। नेक्स्ट, नो कंपैरेटिव कोटेशंस। लिस्ट अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट बनी तो है, लेकिन कोटेशंस कॉल नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी के 3-4 लोगों को सेलेक्ट करके ऑर्डर इशू कर रहे हैं। ये भी हमने वीकनेस स्टडी किए थे। लोएस्ट प्राइस बायस, टेंडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को इशू किए जा रहे हैं जो लोएस्ट प्राइस मिनिमम प्राइस कोट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और ये आपने अक्सर देखा, बिड कॉल करते हुए भी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते थे, और जब चीज रिसीव करते हैं उस वक्त भी समटाइम क्वालिटी की इंस्पेक्शन नहीं करते। और जब कंपेयर करना, जब चीजें रिसीव हो रही हो तो किसके साथ कंपेयर करना चाहिए? पर किस डॉक्यूमेंट के साथ? परचेज ऑर्डर के। और आपने देखा कि वो डॉक्यूमेंट वो कंपेयर करता है सप्लायर के गुड डिस्पैच नोट के साथ कर लेता है, जो कि गलत करता है। क्लियर जी? यहाँ पे कोई क्वेश्चन? यहाँ पे किसी मिनिमम कितनी कोटेशन? देखें, असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिनिमम कोटेशन है, प्रॉब्लम ये है आपने जब सारे सप्लायर्स की अप्रूव्ड लिस्ट बनाई है तो आप सारे ही सप्लायर से कोटेशन लें। कोई भी सप्लायर आपको ये सामान जो है वो अच्छा क्वालिटी का और लो कॉस्ट में कर सकता है। सिलेक्शन ना करें, अप्रूव्ड लिस्ट में सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए कि मैं ये कहूं कि इनमें से सिर्फ ये 3 लोगों को मैंने ऑर्डर इशू कर, ऐसे नहीं। अप्रूव्ड सप्लायर में से सबको मौका दें। कोई भी अगर मिनिमम रेट के ऊपर वो चीजें डिलीवर कर सकता है तो वो कर ले। हाँ, रिकमेंडेशन में एटलीस्ट 3 लिखा होगा, ठीक है। तो अगर तो आपका कोई अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट नहीं है तो फिर आप कम से कम 3 लोगों से तो जरूर ले, ठीक है। मार्केट में जैसे नॉर्मली भी जब हमें पर्सनल शॉपिंग करनी चाहिए तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 3 लोगों से जरूर रेट ले लें। फिर उसके बाद हाँ 3 दुकानें जरूर फिर, ठीक है। गुड सेविंग, नो GRN मैचिंग। क्या मतलब? क्या कह रहा है कि जब गुड्स रिसीव हो रही हैं उनको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच नहीं किया जा रहा। गुड्स आर रिकॉर्डेड ओनली फ्रॉम द गुड्स आर कंपेयर्ड मैच्ड ओनली विद सप्लायर डिलीवरी नोट, दे आर नॉट मैच्ड विद द परचेज। यहाँ पे GRN की बजाय परचेज ऑर्डर मैचिंग नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल यहाँ पे GRN की बजाय परचेज ऑर्डर का लफ्ज होना चाहिए। ऐसा ही है कि समझ आ गया आपको? आ गया समझ तो अच्छी बात है। नो क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये भी समझ आ गया होगा। डिले एंट्री, ये भी समझ आ गया होगा। ये 3 वे मैच क्या है ये समझाएं।
हाँ जी, कि जिस वक्त भी आपने परचेज रिकॉर्ड करनी है उससे पहले आपने 3 डॉक्यूमेंट्स को देखना है मैच हो, इनवॉइस, परचेज ऑर्डर और गुड रिसीट नोट, इन तीनों का मैच होना जरूरी है। इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल अवेलेबल होना, ऑडिट ट्रेल। जब ये तीनों चीजें मौजूद होती है तो हम क्या कहते हैं, ऑडिट ट्रेल। जैसे मनी ट्रेल होता है ना कि पैसा कहां कहां से आया, तो उसी तरह ट्रांजैक्शन कहां कहां से जनरेट हुई, ये इंश्योर करना कि ट्रांजैक्शन अपने पूरे प्रोसेस सारे डिपार्टमेंट से गुजर के रिकॉर्डिंग के लिए पहुंची है। इस बात का सबूत क्या होता है, 3 डॉक्यूमेंट्स। 3 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी, परचेज ऑर्डर, गुड रिसीट नोट, और सेम रूल होगा सेल्स सिस्टम में। उसमें कौन सा 3 वे मैच होगा, सेल्स ऑर्डर, गुड डिस्पैच नोट और इनवॉइस। शाबाश शाबाश। ये लाजमी है परचेज ऑर्डर है वो उसने आगे इनवॉइस वाले को भेजना है और बिलिंग डिपार्टमेंट को भी भेजना है परचेज ऑर्डर। देखिए, परचेज ऑर्डर की हर कॉपी अगले सारे डिपार्टमेंट्स को पहुंचनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जितने भी है अगले जितने भी डिपार्टमेंट्स हो उनके साथ शेयर होनी चाहिए, ये जरूरी है, वरना वो अपना कोई ना कोई एक्टिविटी उनकी फंस जाएगी, वो काम नहीं कर सकेंगे पूरा सेम टाइम। ठीक है, जैसे परचेज ऑर्डर है, अगर आप आगे रिसीविंग डिपार्टमेंट को नहीं भेजेंगे, उसे क्या पता कि मैंने कौन सी चीजें रिसीव करनी है। वो हो सकता है ऐसी चीजें जो जेन्युइन नहीं है वो रिसीव कर ले। ठीक है, वो एक छोटा सा मैं फ्रॉड पढ़ा था, फ्रॉड कहना चाहिए कि नहीं आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। एक डिपार्टमेंट था उसमें परचेज ऑर्डर जनरेट होता था, वो रिसीविंग डिपार्टमेंट को टाइमली सेंड नहीं करता था। अब ये साथ वाले जो कंपनी नॉर्मली होता है इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उसमें सारी फैक्ट्री साथ साथ होती हैं। अब ये कंट्रोल वीकनेस साथ वाले को किसी तरीके से पता चल गई, दूसरी कंपनी वाले को। उसने क्या किया, उसने ऑर्डर बुक किया, चीजें मंगवाई, उसके गोदाम में जगह नहीं थी। उसने अपने सारा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही लिखे, सारे नाम अपना लिखा, जो भी जरूरी होती हैं चीजें, फॉर्मेलिटीज, नेशनल टैक्स नंबर वगैरह सारी चीजें, सिर्फ एड्रेस साथ वाले का लिखवा दिया कंपनी का। अब जब सामान आया तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये एड्रेस तो हमारा ही है ना, चलो ऐसा करो ये लोड। उसके पास चूंकि परचेज ऑर्डर नहीं था रिसीविंग वाले के पास, साथ वाली कंपनी की बात कर रहा हूं, जब उसके पास आया तो उसने कहा चलो किसी ने ऑर्डर किया होगा, हमारी ही चीजें होगी, कुछ आ ही रहा है, जा तो नहीं ना रहा, तो इसमें रिस्क नहीं है। उसने चीजें लोड करवा के रख ली, वो तकरीबन कुछ दिन के लिए रख ला। जब जो ओरिजिनल बायर था उसके जब अपनी जगह वगैरह बनी, वो उनके पास आ गया, कहने लगा सर गलती से हमारा सामान आपके पास आ गया है, ये देखें हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप देख ले आपकी कंपनी में से किसी ने ऑर्डर नहीं किया, ये चीजें मुझे वापस। उन्होंने कहा ठीक है जी, गलती होगी, ले जाए चीजें वापस। अब बताइए, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, होल्डिंग कॉस्ट। तो इस तरह की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है अगर आपका परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट टाइमली बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स को रिसीविंग डिपार्टमेंट को नहीं भेजेगा। वो ऐसी चीजें वसूल कर सकता है जो शायद ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट ही ना करती हो। और बाजू का ऐसा भी होता है, ये तो चले फिर भी थोड़ा है, बाजू का सप्लायर को जब पता चल जाए ना ऐसा, वो ऐसी चीजें आपको सेंड कर देगा जो कभी ऑर्डर ही नहीं की होंगी आपने, मतलब आपको जरूरत भी नहीं है, उसका माल नहीं बिक रहा था, उसने आके आपको दे दिया, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया तो चलो कुछ आए। वो क्या करेगा, आपसे जीआरएन ले लेगा और फिर क्या करेगा, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके कहेगा मुझे पेमेंट दो, ये देखो जीआरएन तुम्हारा पड़ा हुआ है। अब वहां पे कैसे इस तरह का फ्रॉड पकड़ा जाएगा, जब 3 वे मैच होगा ना, वो कहेगा भाई आपके इनवॉइस आप हम बना के ले आए हमारे पास, जीआरएन भी आपके पास है, परचेज ऑर्डर किधर गया है, ये चीज तो हमने कभी ऑर्डर ही नहीं की थी। परचेज ऑर्डर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये चीज हमने कभी ऑर्डर ही नहीं की। तो इसलिए 3 वे मैच जरूरी है। क्लियर? अगर ये रिसीविंग वाला अपना काम सही कर रहा होता ना तो ये उसी जगह पे पकड़ा जाता है ये फ्रॉड, कि उसकी भी जिम्मेदारी ये होती है परचेज ऑर्डर के साथ मैच करना है। लेकिन वो अगर हो कंट्रोल वीक, वो किसके साथ मैच करता रहे, रिसीविंग को सप्लायर के गुड डिस्पैच नोट के साथ मैच कर, तो फिर इसी तरह के फ्रॉड होने हैं कि जो चीज मंगवाई ही नहीं वो भी वो डिस्पैच करके चला जाएगा। अनकंट्रोल्ड मास्टर डाटा, यानी मास्टर डाटा का मतलब क्या, कि मास्टर डाटा जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जैसे प्राइस लिस्ट, जैसे सप्लायर्स का डाटा, जो सप्लायर्स के फाइल्स हैं, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर, ये मास्टर फाइल है। इसमें अगर हर पर्सन को चेंज करने की जरूरत है, फुल एक्सेस दी गई है, या सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चेंजेस की जाती हैं, क्या ये वीकनेस है? ये बिल्कुल वीकनेस है। चलिए, ये तो थे हमारे, क्विकली हमने रिवाइज कर लिया वीकनेस परचेज सिस्टम में। अब जरा ये चीट शीट देख लिया। लूनावियर है कितने क्वेश्चन, एक ही पेज के ऊपर है। लूनावियर लिमिटेड कंट्री मैनेजर कौन से स्मॉल है, सेट इन स्टोर इन्वेंट्री विदाउट कंसल्टिंग स्टोर और सेल्स मैनेजर, व्हाट इज द डेफिशिएंसी। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था ना
कि वो इन्वेंट्री लेवल सेल्स मैनेजर डिसाइड कर रहा है, ये कंट्री मैनेजर डिसाइड कर रहा है, लेकिन सेल्स मैनेजर और स्टोर मैनेजर को कंसल्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा? ओवरस्टेट। शाबाश। तो जब वो सेल के साथ उसको मैच नहीं करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम ऑर्डर हो सकता है। एट ओरियंट फैशन लिमिटेड स्टोर स्टाफ ओनली चेक क्वांटिटीज रिसीव्ड नॉट क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस। व्हाट इज डेफिनेशन? भाई जाहिर है क्वालिटी नहीं होगा तो वो पूरा क्वालिटी का हो सकता है, जो डैमेज होगा सब्सिक्वेंटली आपका जो है वो लॉस का बायस भी बन सकता है। और अगर इस रॉ मटेरियल से आपने फिनिश गुड बना ली गलती से, वो डिफेक्टिव क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी और उस पर आपको सब्सिक्वेंटली वारंटी पे करना पड़ेगा, क्लेम होगी, रिटर्न भी हो सकती है और वारंटी एक्सपेंस भी इनकर करना पड़ेगा, हो सकता है। एट स्टेलर शूज लिमिटेड गुड रिसीव्ड नोट्स आर नॉट मैच्ड विद परचेज ऑर्डर। व्हाट इज द डेफिनेशन? ये वही गुड रिसीव्ड नोट को परचेज ऑर्डर के साथ मैच नहीं कर सकता, तो क्या होगा? कोई भी चीजें जो है वो वसूल कर सकते हैं। हो सकता है चीजें जो परचेज ऑर्डर आपने ऑर्डर इश्यू ना किया हो, या जो चीजें हैं वो परचेज ऑर्डर के मुताबिक डिलीवर ना हो रही हो। नेक्स्ट, एट वेगा बैग्स लिमिटेड इनवॉइसेस आर एंटर्ड ओनली आफ्टर डायरेक्टर्स अप्रूवल कॉजिंग डिले। डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बाद इनवॉइस रिकॉर्ड हो रही है, हालांकि इनवॉइस कब होनी चाहिए? भाई जब चीजें वसूल कर ली है, जीआरएन बन गया, तो अब तो इनवॉइस रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। अगर डायरेक्टर की अप्रूवल के बाद इनवॉइस रिकॉर्ड हो रही है, जो हमने शायद कल पढ़ा था ये, तो फिर इसका मतलब है कुछ ना कुछ डिले हो रहा होगा। डायरेक्टर जाहिर है अप्रूवल के लिए कुछ 1-2 दिन ले रहा होगा, तो उसकी वजह से जितने दिन का डिले है वो कट ऑफ एरर आ जाएगा। At Stellar Dairy Limited, suppliers are chosen only for speed. What is the deficiency effect recommendation? यानी स्पीड, जो जल्दी चीजें भिजवा दे वो क्राइटेरिया सिर्फ, ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन सिर्फ यही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। क्वालिटी देखना चाहिए, रिलायबिलिटी देखना चाहिए, डिस्काउंट्स देखने चाहिए, बिल्कुल। नेक्स्ट, एट कोराल ड्रिंक्स लिमिटेड ऑर्डर्स बिलो ₹100,000 नीड नो ऑथोराइजेशन। ये क्या मतलब? ऑथोराइजेशन गैप आ गया, ये ट्रांजैक्शन जो है वो अनऑथोराइज्ड पेमेंट हो सकते हैं इन ट्रांजैक्शंस के, फ्रॉडुलेंट, बिल्कुल। नेक्स्ट, एट वेगा मिल्क लिमिटेड ऑर्डर क्लर्क रिकॉर्ड इनवॉइसेस इन लेजर्स वीकली। व्हाट इज द डेफिशिएंसी? अच्छा, ये तो आई क्या वाला क्वेश्चन था। हाँ जी, क्या होगा? कट ऑफ एरर आ जाएगा, हफ्ते बाद ही ट्रांजैक्शन हो रही है। वो क्या जुम्मे को करता था, फ्राइडे फैक्ट्री काउंटर था। At Nova Juice Limited, finance director authorizes supplier payments without reviewing documents. डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किए बगैर पेमेंट्स को ऑथोराइज कर रहा है जी। फेक पेमेंट हो सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का मौजूद होना ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस को जाहिर करता है। और याद रखिएगा, जब कभी आपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना है ना, जैसे आपने एक जो फर्ज कीजिए कि जीआरएन है, उसकी इनवाइस बन के आ गई, उसको आप अप्रूव करने लगे हैं। अप्रूव करना है तो इनवाइस और जीआरएन के ऊपर स्टैंप लगा देनी है, पेड की या कैंसल्ड की। किस वजह से स्टैंप लगानी है वाला? डुप्लीकेशन ना हो जाए, वरना वो पर्सन क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स फाइल में जब लग जाता है तो वो जो सप्लायर है, जेन्युइन सप्लायर, आपके किसी अकाउंट्स क्लर्क के साथ मिलके उससे कहेगा कि फाइल में से जीआरएन निकाल दो, फाइल में से जीआरएन मुझे निकाल दो, मैं दोबारा उसी जीआरएन की इनवाइस बना के भेजता हूं, मुझे पेमेंट हो जाएगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इसीलिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिनकी बेस पे आप पेमेंट कर चुके हो उनको कैंसिल कर देना चाहिए, या कोई ना कोई ऐसा मार्क लगा दे जिससे पता चल जाए कि इसकी पेमेंट हो चुकी है, वरना डुप्लीकेट पेमेंट के लिए आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट है जी, एट हॉरिजन केमिकल्स लिमिटेड परचेज ऑर्डर आर नंबर्ड मैनुअली। व्हाट इज द डेफिशिएंसी इम्प्लीकेशन? मैनुअल नंबरिंग हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? चेंज हो सकती है आपका, बाज़ औक़ात उसमें सीरियल नंबर स्किप हो सकता है मैनुअली करते हुए, टाइम कंज्यूमिंग भी है, डुप्लीकेशन भी हो सकती है बाज़ औक़ात से, और मिसिंग भी हो सकती है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि वो नंबरिंग करते हुए हो सकता है प्रीवियस नंबर भूल जाए। तो ये प्री नंबर्ड होना चाहिए, खुद से मैनुअल नंबरिंग नहीं होनी चाहिए। प्री नंबर का मतलब समझ आया? डॉक्यूमेंट्स को खुद से हाथ से नंबरिंग नहीं करनी, पहले से नंबर उसके ऊपर छपे होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है जी, परचेज किधर थे हम? हाँ,
Atlas Med Limited purchases are recorded based only on supplier delivery notes. सप्लायर डिलीवरी नोट्स के ऊपर ही परचेज रिकॉर्ड किसके ऊपर होनी चाहिए? गुड सी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, गुड सीट नोट भी होना चाहिए, परचेज ऑर्डर भी होना चाहिए. At Orion Plastic Limited, clerks command supplier master data based on verbal instruction. What is the weakness? कोई रिटन एविडेंस नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट राइज हो सकते हैं सब्सिक्वेंटली कि ट्रांजैक्शन ऑथराइज की गई थी या नहीं की गई थी. हाँ जी, मेरा एक दोस्त था, एक कंपनी में था, वो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन थी. वो मुझे बता रहा था कि उनके, क्योंकि सरकारी महकमा होता है ना, उसमें ये मसले मसाइल होते हैं, करप्शन होती भी है, और बल्कि जो बाज़ का ईमानदार बंदा काम कर रहा होता है ना, वो भी रगड़ा जाता है, क्योंकि अजम्पशन यही होती है अमूमी तौर पे कि सरकारी महकमे में अच्छी फील्ड पे आया, कोई पोजीशन पे आया तो वो करप्शन कर रहा होगा. करप्शन नहीं कर रहा था वो. तो एक ऑर्डर था, वो रूल्स के खिलाफ था. तो अब वो जाहिर है हम लोगों का काम तो यही होता है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, चेकिंग वगैरह करनी है, मैच करना है. तो अप्रूवल के लिए उसके पास जो मतलब उसमें एक 3-4 लेयर्स थी अप्रूवल की, एक वो भी था. उसने कहीं पे ईमेल कर दी कि सर ये जो है ये इस क्लास की वायलेशन हो रही है. उसने अप्रूव नहीं किया, उसने ऑब्जेक्शन लिख के भेजा. वो शायद जिसके पास ईमेल गई उसने पढ़ी नहीं, या उसने अज्यूम किया होगा कि अप्रूव किया, जो भी था. बहरहाल वो पेमेंट वगैरह होगी, बाद में पता चला फ्रॉड था. इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई. तो वो कह रहा था मैं सिर्फ एक वजह से बच गया उस इन्वेस्टिगेशन में. किस वजह से? ईमेल भेजी थी और मेरे पास वो मेरे सेंट बॉक्स में मौजूद थी. वरना दूसरे बंदे जो वो जाहिर खुद थोड़ी देते हैं, वो कहते हैं इसको भी साथ में मिलाओ रगड़ो. सिर्फ ये अहमियत है रिटन एविडेंस होने की. अगर ज़मानी कलामी जितना भी कहा होता, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, बताएं कोई मानता है कि ये बात कही थी? नहीं. इसीलिए हमेशा जब कभी ये सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आप डील कर रहे हो, ऑफिशियल मैटर में डील कर रहे हो, क्या करना चाहिए? रिटन एविडेंस. और आजकल रिटन एविडेंस रखना बहुत आसान है. इवन आप इनफॉर्मल जो डीलिंग कर रहे हो तो इनमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें. व्हाट्सएप का मैसेज भी रिटन एविडेंस होता है. ठीक है, वॉइस नोट भी. बिल्कुल बिल्कुल. एट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अच्छा सॉरी, ये अच्छा रिकमेंडेशन ओनली कह रहे हैं. कहां थे हम? ये एट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सप्लायर लिस्ट हैज नॉट बीन अपडेटेड सिंस 2015. ये हम पढ़ चुके हैं, वो एनुअली अपडेट होनी चाहिए. एट एडवांस लिमिटेड सप्लायर एडेड ऑन स्टोर मैनेजर रिकमेंडेशन ओनली. क्या सिर्फ स्टोर मैनेजर की रिकमेंडेशन पे ऐड होना चाहिए? क्राइटेरिया मीट करे फिर ऐड हो. और उस क्राइटेरिया में क्या क्या होने चाहिए? फीचर मतलब बेंचमार्क क्या क्या होना चाहिए? रिलायबिलिटी, स्पीड, क्वालिटी, ठीक है, मार्केट में रेपुटेशन, ये सारी चीजें सामने रखे. सिर्फ एक आधे क्राइटेरिया के ऊपर उसको ऐड नहीं करना. नेक्स्ट, एट एडवांस नो सप्लायर कोटेशंस आर अपडेट, परचेज यूज लास्ट प्राइस. क्या करें? कोटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए. परचेज सिर्फ लास्ट प्राइस के ऊपर एग्री करनी चाहिए कि लेटेस्ट उससे बोलना चाहिए कि लेटेस्ट प्राइस दो, क्योंकि अगर हो सकता है प्राइसेस कम हो या बेहतर सप्लायर आ जाए जो कम प्राइस में आपको ये शेयर कर दे, प्रोवाइड कर दे मटेरियल. एट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक परचेज आर रिकॉर्डेड ऑन इनवॉइस रिसीट इंस्टेड ऑफ जीआरएन. इनवॉइस रिसीट कट ऑफ एरर आ जाएगा. रिसीट अगर इनवॉइस से पहले है, ठीक है, सॉरी, जीआरएन और इनवॉइस इन दोनों में फर्क है. अगर इनवॉइस पहले बन गई तो फिर इसका मतलब है आपकी परचेज रिसीविंग से पहले रिकॉर्ड हो रही है. और अगर इनवॉइस जीआरएन के बाद बनी तो इस सिस्टम के मुताबिक क्या होगा? इनवॉइस की बेस पे रिकॉर्ड होगी यानी लेट रिकॉर्ड होगी. दोनों सूरतों में कट ऑफ एरर हो सकता है. परचेज किस बेस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? जीआरएन की बेस पे. अगर इनवॉइस की बेस पे रिकॉर्ड हो रही है तो हो सकता है कि वो कट ऑफ एरर हो जाए जिस दिन रिकॉर्ड होनी चाहिए उससे पहले या बाद में परचेज रिकॉर्ड हो रही है. डन जी. ये हमारे चीट शीट भी हो गई. अब पेरोल सिस्टम की तरफ चलें. किस वाले में? वेगा वाला कौन सा था? ये वाला जी. नहीं, इसमें सेग्रीगेशन ड्यूटीज तो नहीं है. क्लर्क इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहा है वीकली बेसिस के ऊपर, तो रिकॉर्ड ऑर्डर क्लर्क रिकॉर्ड. एक मिनट, हाँ, ये आप सेग्रीगेशन ड्यूटीज की तरफ भी जा सकते. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर क्लर्क है, परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट का बंदा है, ये इनवॉइस भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये बिल्कुल इसमें सेग्रीगेशन ड्यूटी का रिस्क भी है. सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, शाबाश, अच्छा नोट किया.
चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं पेरोल सिस्टम की तरफ। पेरोल सिस्टम का पहले सिस्टम ज़मानी कलाम में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इसको रीड करेंगे। देखिए जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में प्रिक्योरमेंट सिस्टम में परचेज सिस्टम ने पढ़ा था कि हर डिपार्टमेंट को इन्वेंट्री बाय करने की, रॉ मटेरियल बाय करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सेंट्रलाइज परचेजिंग होनी चाहिए। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज की जरूरत है, वर्कर की जरूरत है, जो कि हो सकती है, नेचुरल है, तो क्या उस डिपार्टमेंट को खुद से एम्प्लॉइज हायर करने की इजाजत होनी चाहिए कि एम्प्लॉय हायरिंग का प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए? यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम यही है, वो सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है जो कि एम्प्लॉइज की हायरिंग फायरिंग से रिलेट कर रहा होता है। पहली चीज जो समझिए वो ये, हम सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम इज इक्वल टू सैलरीज एंड वेजेस। आप अकाउंटिंग में शायद पढ़ते होंगे सैलरीज और वेजेस में फर्क होता है। वो वेजेस जो होता है वो नॉर्मली फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए टर्म यूज की जाती है, और सैलरी जो होता है एडमिन। हालांकि प्रैक्टिकली कोई ऐसा फर्क नहीं है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आप उसे सैलरीज कहें वेजेस कहें, जाना उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही है। बहरहाल तो ये सिस्टम जो है, याद रखिए, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी कवर करेगा पेरोल सिस्टम, और जो आपके ऑफिस में, हेड ऑफिस में लोग काम करते हैं उनके लिए भी है। लेकिन चूंकि दोनों में से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम किसका है भला? ज्यादा फैक्ट्री का। तो हम फैक्ट्री के सिस्टम को सामने रख के डिस्कस करेंगे, लेकिन यह सिस्टम इक्वली अप्लाई करेगा तक लगभग, या यूं कह लीजिए कि ये वेजेस सिस्टम इंक्लूड्स सैलरी सिस्टम। यानी फैक्ट्री का सिस्टम अगर आप पढ़ लेते हैं तो हेड ऑफिस का सिस्टम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सुन लीजिए अब स्टार्ट कहां से होता है। जैसे हमारे हर सिस्टम का एक स्टार्ट होता है ना, यहां पे भी आगाज कहां से होगा? फैक्ट्री में काम चल रहा था, वहां पे बहुत से वर्कर्स थे, उन वर्कर्स को हेड करने के लिए एक पर्सन था जिसे बोलते हैं फैक्ट्री सुपरवाइजर। ठीक है, या बाज़-औक़ात फोरमैन भी बोलते हैं, वो डिपेंड करता है। बाज़-औक़ात एक सुपरवाइजर होता है, बाज़-औक़ात लेबर की क्लास के लिहाज से एक से ज्यादा सुपरवाइजर या फोरमैन भी हो सकते हैं। हम एज्यूम करेंगे केस स्टडी को सामने रखते हुए एक फैक्ट्री सुपरवाइजर। अगर कोई वर्कर जॉब छोड़ के चला गया है, उसे नए लोगों की जरूरत है, क्या फैक्ट्री सुपरवाइजर खुद से हायरिंग कर ले? इसका जवाब है नहीं। अगर वो खुद से हायरिंग करेगा तो किसी के पास कोई कंट्रोल ही नहीं होगा कि कितने लोगों से उसने काम करवाया, कितनों को पेमेंट देनी है। वो हो सकता है सारा महीना काम ना करवाए, मंथ एंड के ऊपर 5-10 लोगों को भेज दे हेड ऑफिस के, सर इनसे मैंने काम करवाया है, इनको वेजेस पे कर दें, और फिर वो बाद में आधी आधी कर ले। इसीलिए फैक्ट्री सुपरवाइजर के पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉइज को हायर करने की। जब कभी उसे किसी वर्कर की जरूरत हो, वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में रिक्वेजिशन भेजे कि सर मुझे ये पर्सन चाहिए। और सेम अगर हेड ऑफिस में भी किसी जरूरत है किसी पर्सन की, अकाउंटेंट की जरूरत है फॉर एग्जांपल, तो हेड ऑफिस में भी जो लोग मौजूद हैं जैसे सीएफओ सीईओ हैं, उसके पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने जूनियर को या असिस्टेंट को डायरेक्ट हायर कर ले। वो क्या करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन या रिक्वेजिशन भेजेंगे, सर हमें ये पर्सन चाहिए इस कैपेबिलिटी का। यानी जिस तरह परचेज सिस्टम के अंदर परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को जिस जिसको सामान चाहिए परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को रिक्वेजिशन भेजते थे, तो यहाँ पे कौन सा होगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने क्या काम करना है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो अपने सामने रखेगा रिक्वेजिशन, कौन कौन से लोग चाहिए, अखबार में इश्तिहार देगा, फिर उस इश्तिहार को देख के लोग अप्लाई करेंगे, सीवी सबमिट करवाएंगे, सीवी देख के कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट में जो पास होंगे उनको फाइनल इंटरव्यू किया जाएगा, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर एग्री कर लिया जाएगा। अब ये जो सारा प्रोसेस ना हायरिंग का, ये हमारे ऑडिट का हिस्सा नहीं है, ये बिजनेस मैनेजमेंट का हिस्सा है। आप कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे सीफैप लेवल पे, या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे एडवांस, वहां पे ये सारा प्रोसेस स्टडी करेंगे। इसका चूंकि हमारे ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं है कि एम्प्लॉइज की सिलेक्शन कैसे की जाती है, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
जब एम्प्लॉयज की सिलेक्शन हो गई तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का हेड है वो एम्प्लॉयज के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेगा और उस टर्म्स एंड कंडीशन को एक पेज पे लिख के अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं उसको, वो एम्प्लॉय को कहेगा सर ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपको ये मंजूर है तो आप इसको साइन करके एक कॉपी अपने पास रख लें, एक कॉपी हमें दे दीजिए। ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ना, ये समझ लीजिए कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और एम्प्लॉय की तरफ से एक लीगल एग्रीमेंट है। इसमें वो सारे लिखा होता है कि कब से ज्वाइन करना शुरू किया है, सैलरी कितनी होगी और अदर टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह। जब ये साइन हो जाएगा तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला कहेगा उस पर्सन से भैया मेरा और आपका यहीं तक साथ था, अब आप ऐसा कीजिए, अगर तो आप फैक्ट्री से रिलेट करते हैं तो सुपरवाइजर के पास पहुंच जाए, अगर आप ऑफिस हेड ऑफिस से रिलेट करते हैं तो अपने रेलिवेंट सीनियर के पास पहुंच जाए, जैसे CFO है फॉर एग्जांपल, वो आपको बताएंगे कि आपने क्या काम करना है। अब ये पर्सन पहुंच गए, अब फर्स्ट कीजिए हम फैक्ट्री वाली साइड पे आ जाते हैं, वो पर्सन यहाँ पे आ गया फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पास, यहाँ पे रुक के मुझे बताइए इस डिपार्टमेंट इस एक्टिविटी में ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है इसका काम इनिशिएट कब हुआ? जब इसके पास रिक्वेजिशन आई कि कोई पर्सन चाहिए। और इसका काम खत्म कब हुआ? जब इसने पर्सन को अपॉइंट करके सुपरवाइजर के पास या ऑफिस में भेज दिया। सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जनरेट कर रहा था वो क्या होती है? अपॉइंटमेंट लेटर। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हर एम्प्लॉय की एक फाइल मेंटेन करता है, उसे पर्सनल फाइल या कॉन्फिडेंशियल फाइल कहते हैं, एम्प्लॉयज पर्सनल फाइल या एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंशियल फाइल। उसमें वो अपॉइंटमेंट लेटर लगा दिया जाता है और फिर सब्सिक्वेंटली हर साल जो एम्प्लॉय की अप्रेजल होती है, प्रमोशन होती है, उसकी जो भी इंक्रीमेंट वगैरह लगते हैं, उन सब का रिकॉर्ड उस एम्प्लॉय फाइल में लगा दिया जाता है। तो जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट यहाँ पे जनरेट हुआ वो कौन सा हुआ? अपॉइंटमेंट लेटर। फिर इसके बाद वो वर्कर पहुंच गया सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर ने अब उसे बताया कि आपने डेली क्या काम करना है। सुपरवाइजर उसे डेली काम करवाता है, लेकिन साथ ही साथ सुपरवाइजर उसका एक अटेंडेंस कार्ड भी मेंटेन कर रहा होता है, एम्प्लॉय का अटेंडेंस कार्ड भी मेंटेन कर रहा होता है, जिसमें कोई भी एम्प्लॉय जब आएगा सुपरवाइजर टाइम इन नोट करेगा और जब वो एम्प्लॉय जाएगा तो टाइम आउट नोट करेगा। ये पूरा महीना रिकॉर्ड, एक कार्ड होता है जैसे आपका लाइब्रेरी कार्ड है ना, उसमें लिखा जाता है कि आपने बुक कब बारो की, कब रिटर्न की, आगे साइन और रिमार्क्स वगैरह होते हैं, इसी तरह का कार्ड होता है। फर्क सिर्फ यह है कि उसमें डेली बेसिस के ऊपर एम्प्लॉय के आने और जाने का रिकॉर्ड होगा। वो एक ही पेज होता है, समझ लीजिए एक पेज है, उसके ऊपर 30 दिन की एंट्री लगी होगी, उसमें हर दिन की डेट और उसके आगे टाइम इन, टाइम आउट, आज वर्क्ड, कितने घंटे काम किया उस दिन में, ये लगा होगा। ठीक है, इसमें अहम जो कंट्रोल है वो ये कि सुपरवाइजर हर एम्प्लॉय का कार्ड होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम टाइम शीट। क्या बोलते हैं इसको? टाइम शीट। हर एम्प्लॉय की टाइम शीट होनी चाहिए, टाइम शीट सीक्वेंशली प्री नंबर्ड होनी चाहिए, ताकि मंथ एंड के ऊपर जब इसको बैच बना के कैलकुलेशन के लिए पेरोल डिपार्टमेंट में भेजा जाए तो कोई मिसिंग ना हो, और अगर मिसिंग हो तो पता चल जाए। टाइम शीट होनी चाहिए, टाइम शीट सीक्वेंशली प्री नंबर्ड होनी चाहिए, टाइम शीट अप्रूव्ड बाय सुपरवाइजर होनी चाहिए। ठीक है, ये एम्प्लॉय की तरफ से अप्रूव नहीं होनी चाहिए, सुपरवाइजर की तरफ से अप्रूव्ड होनी चाहिए। और अगर इसमें कभी ओवरटाइम करना है तो उसके लिए ऑफिस ऑथोराइज हायर मैनेजमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए, फिर सुपरवाइजर की नहीं। सुपरवाइजर की अप्रूवल डेली स्टैंडर्ड वर्क की होगी। अगर ओवरटाइम चाहिए तो उसके लिए किसकी अप्रूवल चाहिए? हायर मैनेजमेंट की। उन्होंने अप्रूव किया ओवरटाइम को, उसके मुताबिक ओवरटाइम होगा। अच्छा, सारा महीना सुपरवाइजर ये काम करवाता रहेगा। ठीक है, मंथ एंड के ऊपर क्या करेगा? वो इस जो टाइम शीट है इस सब को इकट्ठा करके सारे एम्प्लॉयज के साइन करके तो भिजवा देगा एक डिपार्टमेंट, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, जिसे कहते हैं पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये जो रिटर्न टाइम इन टाइम आउट नोट करने वाला सिस्टम है ना, ये पुराना है कुछ। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद कुछ सिस्टम चेंज हुए, जैसे जो था एक था कार्ड स्वाइप करने वाला। हर एम्प्लॉय का कार्ड दिया जाता है उसको, वो जब आता है ऑर्गेनाइजेशन में कार्ड स्वाइप किया जाता है, टाइम इन की ऑटोमेटिकली एंट्री लग जाती है, और जब जाता है तो कार्ड स्वाइप दोबारा किया जाता है, टाइम आउट की एंट्री फिर से लग जाती है।
लेकिन ये सिस्टम भी जल्दी फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हुआ वाला? हाँ, किसी का कार्ड कोई स्वाइप कर लिया करता था। फिर इसकी बजाय अब जो मशीन यूज होती है काफी अरसे से, वो क्या है? वो थंब इम्प्रेशन वाली। आप अगर देखें कॉलेज में भी एंट्री पे, आप लोगों की तो नहीं लगती, लेकिन जो स्टाफ होता है ना, आपने शायद कभी देखा हो, वो कॉलेज एंट्री होते ही सामने वो मशीन है डिस्प्ले, वो वहां पे थंब इम्प्रेशन के अटेंडेंस मार्क करते हैं, आते हुए भी और जाते हुए भी। आते हुए कहते हैं टाइम इन, जाते हुए कहते हैं टाइम आउट। तो उनका मैनुअली एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। मंथ एंड के ऊपर उन सब की एक शीट निकल आती है जिसमें सबके आवर्स कैलकुलेटेड होते हैं। वहां से सैलरी शीट, उस शीट को किस लिए यूज किया जाता है भला? वो टाइम शीट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? टाइम शीट। टाइम शीट से मुराद किस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया। जैसे वो जीआरएन होता है ना, जीआरएन, ये टाइम शीट है। अब मुझे बताइए, सुपरवाइजर ने फैक्ट्री में इसका काम शुरू कब हुआ सुपरवाइजर का? ये हमारा दूसरा स्टेप था। पहला था ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का स्टेप, दूसरा कौन सा है? शुरू कब हुआ? जब एम्प्लॉय इसके पास पहुंचा, ठीक है। और इसका काम खत्म कब हुआ? जब इसने अप्रूव टाइम शीट पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट भिजवा दे। अब जो पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट है, और इससे सबसे अहम डॉक्यूमेंट क्या जनरेट करता है? ये टाइम शीट। जो इससे पहले वाला डिपार्टमेंट था ह्यूमन रिसोर्स, उसने कौन सी डॉक्यूमेंट सबसे अहम शेयर की थी? अपॉइंटमेंट लेटर। यहां तक क्लियर है? दो डिपार्टमेंट हो गए, सिस्टम समझ आ गया। अब चलते हैं हम अपने सबसे अहम डिपार्टमेंट की तरफ। ये डिपार्टमेंट इतना अहम है कि मैं चाहता हूं कुछ थोड़ा सा इसको डिस्प्ले करूं आपके सामने। ये पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है? अच्छा, मुझे बताइए, सेग्रीगेशन ड्यूटीज के कंसेप्ट को सामने रखते हुए क्या पेरोल प्रिपेयर करने वाला और पेरोल डिस्ट्रीब्यूट करने वाला एक ही लोग होने चाहिए कि नहीं? अलग अलग होने चाहिए। क्यों? अगर एक ही होंगे तो क्या मसला होगा? साबित करें मुझे क्या फ्रॉड होगा, सोचें, और मुझे साबित करना है, फिर मैं आगे चलूंगा। अगर पेरोल प्रिपेयर करने वाला और फिर शाबाश, बिल्कुल ठीक है, फेक एम्प्लॉय को ऐड करेगा और खुद ही उसको पेमेंट करेगा, यानी खुद ही अपनी जेब में पैसे रख लेगा। तो कोई ना कोई पर्सन तो होना चाहिए कि इसने जितने भी एम्प्लॉयज की पेरोल प्रोसेस की है, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन उसको रीचेक भी करे और फिर बाद में पेमेंट करने से पहले ऑथेंटिसिटी भी कंफर्म करे, एम्प्लॉय है कौन, कहां से आया, जेन्युइन एम्प्लॉय है कि नहीं है। तो पेरोल प्रिपेयर करने वाला बंदा अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बंदा अलग होगा। ज्यादा फोकस इसका, हमारा जो सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका ज्यादा फोकस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पे नहीं है, ज्यादा फोकस फैक्ट्री सुपरवाइजर पे नहीं है। ये जो सिस्टम हो गया पेरोल के ऊपर है, पेरोल प्रिपरेशन के ऊपर, पेरोल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग के ऊपर। रिकॉर्डिंग में तो बराए नाम कंट्रोल है, सबसे अहम कंट्रोल जिसी पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट में है। यूं समझ लीजिए सैलरी सिस्टम में सबसे अहम जो डिपार्टमेंट है वो पेरोल प्रिपेयर कर, पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट में आ जाए। इसका काम शुरू कब होता है? मंथ एंड पे। इसके पास जब सबकी टाइम शीट्स आ जाती है, इसने क्या करना है? इसने एक ही काम, सैलरी शीट प्रिपेयर करनी है। पेरोल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट वाले ने क्या करना है? सैलरी शीट, हर एक एम्प्लॉय की नहीं, सारे एम्प्लॉयज की। प्रैक्टिकली मुमकिन तौर पे ये एक्सेल पे प्रिपेयर की जाती हैं, कुछ और सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, नॉर्मली एक्सेल पे प्रिपेयर की जाती है। इसका फॉर्मेट क्या होगा? आप लोगों में से टैक्स कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है? शाबाश, तकरीबन सबने पढ़ा है। आप उसमें टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं? भूल गए होंगे आप। मुझे बताएं जरा, उसमें कैलकुलेशन कैसे होते हैं? स्टार्ट कहां से होता है? बेसिक पे से। फिर इसके बाद कुछ अलाउंसेस ऐड होते हैं। जब अलाउंसेस ऐड हो जाएं, वो मेडिकल है, हाउस रेंट अलाउंस है, ऐड पता नहीं कौन कौन सा, उसके बाद जब अलाउंस ऐड करते हैं तो क्या जो फिगर आती है उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। उसके बाद कुछ डिडक्शंस होती हैं, ग्रॉस सैलरी के बाद भी कुछ डिडक्शंस होती हैं। वो डिडक्शंस कौन सी होती हैं? जैसे ज़कात की, सैलरी, एम्प्लॉय के अकाउंट से कौन सी ज़कात की डिडक्शन होती है? भाई मेरी सैलरी से तो शुक्र आज तक ना हुई। वो ज़कात सैलरी से, कि सैलरी से पड़ा हुआ सैलरी से होती है? सैलरी से तो नहीं होती, वो तो डिविडेंड से होती है। हाँ, सैलरी से नहीं होती। सैलरी से दो तरह की डिडक्शन होती हैं। एक वो डिडक्शन जो एम्प्लॉय हंस हंस के करवाता है, और एक वो डिडक्शन जो एम्प्लॉय रो रो के करवाता है। करवानी दोनों पड़ती है। हंस हंस के कौन सी डिडक्शन करवाता है? प्रोविडेंट फंड, या जो लोन लिया हुआ है उसकी इंस्टॉलमेंट। और रो रो के कौन सी डिडक्शन? टैक्स। शाबाश, टैक्स। ये दो तरह की डिडक्शन होती है। उसके बाद जो अमाउंट आती है वो क्या कहते हैं? उसको
नेट पे, वो नेट पे फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अच्छा, आपने ये कैलकुलेशन सारी ऐसी ही है, फर्क सिर्फ इतना है आपने ये कैलकुलेशन की होगी ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं ना, आपने कैलकुलेशन की होगी ऐसे, यहां पे कैलकुलेशन हो रही है ऐसे हॉरिजॉन्टली। और उसकी रीजन है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमने बहुत से एक एम्प्लॉयज की कैलकुलेशन नहीं करनी, बहुत से एम्प्लॉयज की कैलकुलेशन करनी। तो मैं आपके सामने सैलरी शीट का एक रफ सा फॉर्मेट बनाने लगा हूं। क्या करने लगा हूं? सैलरी शीट का रफ सा, जो कि पेरोल में आपके लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। ये रफ सा फॉर्मेट क्या होगा बना देते हैं आज ही, बेफिक्र है। बस आपने फिर ये नहीं कहना सर टाइम हो गया, क्योंकि ज़बानी कलाम में भी डिस्कस हो सकता है, लेकिन सामने अगर वो चीज हो तो ज़हन में ज्यादा बैठता है। यहां पे क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर, चलिए कर लिया सीरियल नंबर इधर। नेम ऑफ एम्प्लॉय ABCDEF, जो भी है उनमें। भाई बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। अब ये नेम ऑफ एम्प्लॉय के बाद आगे हमने डिपेंड करता है ये फैक्ट्री से आया है एम्प्लॉय या के ऑफिस का है, हेड ऑफिस है। अगर हेड ऑफिस से आया तो उसकी मंथली सैलरी होती है अब 75,000 100,000। लेकिन अगर फैक्ट्री से आया है तो फिर आपने कॉस्ट काउंटिंग में ये पढ़ा होगा गालबन, आर्ली रेट के ऊपर पेमेंट होती है। शाबाश। तो अगर तो वो फैक्ट्री से आया तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दी जाएगी 75,000 80,000 100,000 56,000 वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वो फैक्ट्री से आया है तो यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वो कैसे? आपको इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आवर्स वर्क्ड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर्ली रेट। समझ रहे हैं? पढ़ा नहीं जा रहा होगा लेकिन समझ रहे हैं। आवर्स वर्क्ड और ये है रेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल सैलरी। शाबाश, ठीक है जी। अच्छा, अब सुनिए, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। ये आगे। अच्छा, अब सुनिए, ये आगे हमारी, सॉरी टोटल सैलरी नहीं भैया, टोटल सैलरी नहीं, बेसिक सैलरी। इसके बाद क्या होगा? अलाउंस। अलाउंस कोई 50 किस्म के हो सकते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यहाँ पे देखें अलाउंसेस वगैरह। शाबाश। हाउस रेंट अलाउंस होगा, मेडिकल अलाउंस होगा, ट्रांस वगैरह 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 कम वगैरह वगैरह हो गया बस। और उसके बाद भाई ने क्या बोला था? ओवर टाइम खास तौर पे नोट कीजिएगा। नहीं, अलाउंस नहीं, मतलब ओवर टाइम मिला है उसको और बिल्कुल ही काउंटेड बन गए आप, मतलब कहीं ना कहीं ओवर टाइम भी एडजस्ट हुआ होगा। ये ले अलाउंसेस यहाँ पे हो गया। अब ओवर टाइम एंड बोनस, ये ले ओवर टाइम बोनस वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा हमारा ग्रॉस सैलरी। ठीक है जी, ग्रॉस सैलरी आ गई। क्या ये अमाउंट पे कर दी जाएगी? नहीं। क्या डिडक्शंस होंगी। शाबाश। अब इसके बाद ये वाला कॉलम आ गया, ये आ गई साइड डिडक्शंस की। ये आ गई कैलकुलेशन ऑफ सैलरीज या ग्रॉस सैलरीज। आगे डिडक्शन में क्या क्या होगा? ये जगह ज्यादा, ये तंग होगी, चले कोई नहीं, गुजारा कर लेंगे। डिडक्शन में होगा, मैं दो तरह की डिडक्शन लिख रहा हूं सिर्फ। एक वो जो हंसी खुशी करवाएगा, वो कौन सी होगी? प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन।
और एक वो होती है जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन होती है, रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो चाहे या ना चाहे करवानी पड़ेगी, जिसकी बड़ी एग्जांपल क्या है, टैक्स। और फिर इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, नेट पे, नेट पे, हाँ जी सैलरी। और फिर इस नेट पे की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके सामने ये इसके आगे लिख दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड, या नहीं, जिस जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके आगे टिक लगाते जाएंगे। ये बेसिकली जो सैलरी शीट है, इस पूरे का नाम क्या दिया जाता है, सैलरी शीट। टाइम शीट नहीं है ये क्या है, सैलरी शीट। इसमें आपको 3 बड़े हिस्से नजर आ रहे होंगे। पहला कैलकुलेशन ऑफ सैलरीज, दूसरा डिडक्शन ऑफ सैलरीज, तीसरा पेमेंट, और एंड में जो एक समझ जो नजर नहीं आ रहा वो है रिकॉर्डिंग, कि इस सारे को रिकॉर्ड भी तो करना है, रिकॉर्ड भी तो करना है। ये 4 हिस्से जरा देखिए अपनी बुक में, सिर्फ हेडिंग्स पढ़ के देखिए क्या ये चारों हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। कैलकुलेशन, डिडक्शन, पेमेंट, रिकॉर्डिंग। कौन कौन सा, कैलकुलेशन, डिडक्शन, पेमेंट और रिकॉर्डिंग। क्लियर। अब जरा देखिए, अब आते हैं कंट्रोल्स की तरफ। असल काम तो अब शुरू हुआ। मुझे ये बताइए, ये कैलकुलेशन करते हुए क्या ये गलती कर सकता है? तो जिस तरह जब हमने पढ़ा था सेल इनवाइस वाले में, कि वो जो इनवाइस बनाने लगे ना, तो रेट उठाए कहां से, परचेज ऑर्डर से, और क्वांटिटी उठाए कहां से, गुड डिस्पैच नोट से। तो बताइए, इसने भी जब ये सैलरी शीट प्रिपेयर करनी है पेरोल वाले ने, तो ये आवर्स वर्कड कहां से उठाए, टाइम शीट से। ठीक है, कितने हैं, 200, 180, 170, जितने भी है टाइम शीट से उठाए। एग्रीड। और टाइम शीट क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड बाय सुपरवाइजर होनी चाहिए, और सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड होनी चाहिए। फिर इसके बाद आर्ली रेट कहां से उठाए, अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट लेटर से। अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा होगा इसका रेट, अगर कोई इंक्रीमेंट लगा है बाद में वो भी इसकी एम्प्लॉय फाइल में लिखा होगा, अपॉइंटमेंट लेटर से। डन। अच्छा मुझे बताइए, एक कंट्रोल ये है कि आर वर्क जो है वो जो टाइम शीट से सेलेक्ट करने चाहिए। मैं आपने इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है। आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई आज वर्क टाइम शीट से उठाए जा रहे हैं कि नहीं। क्या करेंगे, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ टाइम शीट का सैंपल सेलेक्ट करके इसके साथ मैच करना बेहतर रहेगा कि इसका सैंपल सेलेक्ट करके टाइम शीट के साथ। सोच तो हमारा ये बन रहा है ना, तो बेहतर यही है कि इसका सैंपल सेलेक्ट करके देखें टाइम शीट के साथ। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ फास्ट वर्क फ्रॉम सैलरी शीट एंड कंपेयर विद टाइम शीट अप्रूव्ड बाय सुपरवाइजर। डन। अच्छा दूसरा, आर्ली रेट। ये कंट्रोल है कि आर्ली रेट जो है ये किसके साथ, कहां से मैच करना चाहिए, उठाना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर से। आपने इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना है एज ऑडिटर। कैसे करेंगे, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ hourly rate from salary sheet and compare with appointment letter in human resource department। human resource department, ठीक है। आगे लिख लें, to confirm the accuracy of hourly rate। क्लियर। ये कंट्रोल ऐसे बार समझ आ गया। नेक्स्ट, अच्छा अब इसने इसको मल्टीप्लाई करके बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है, कर दी। आप कैसे चेक करना चाहते हैं कि बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन ठीक हो रही है कि नहीं। क्या करेंगे, हाँ शाबाश, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम सैलरी शीट एंड परफॉर्म रीकैलकुलेशन ऑफ सैलरीज। ये रीकैलकुलेशन बहुत अहम प्रोसीजर है। रीकैलकुलेशन हमारे प्रोसीजर होता था ना, ये हमारा था। डन जी। अच्छा अब मुझे बताइए, ये तो चले आपने इसको भी चेक कर लिया, इसको भी बड़ी गेम आपने चेक नहीं किया। क्या ये तीनों कंट्रोल्स परफॉर्म करने के बाद भी मैं फ्रॉड कर सकता हूं? कैसे, मैं पेरोल बनाने वाला हूं ना, मैं इसमें एक फेक एम्प्लॉय, आपको लग रहा होगा एक फेक एम्प्लॉय, कौन सा, जे आगे, वो तो जाहिर है वो मैंने अनयूजुअल बनाया, आपको फौरन पिक कर लिया आपने। प्रैक्टिस में तो ऐसे नहीं ना होगा। प्रैक्टिस में जे को कैसे पकड़ेंगे, फेक एम्प्लॉय पेरोल वाले ने ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं घोस्ट एम्प्लॉय।
ये खास तौर पे जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ना, इनमें ये कॉमन फ्रॉड होता है। दो सबसे बड़े फ्रॉड सुन ले पेरोल में जो होंगे। नंबर 1, एम्प्लॉय फेक होगा, गोस्ट एम्प्लॉय, फेक एम्प्लॉय जो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय पेरोल के। और दूसरा क्या होगा, एम्प्लॉय जेन्युइन होगा, वर्क डन फेक होगा, फेक ओवरटाइम रिकॉर्ड किया होगा, फेक ओवरटाइम रिकॉर्ड किया होगा। ये तो बात हमारी फर्म में भी होता था। फर्म में रूल होता था, अगर फर्म के 5:30 बजे ऑफ है ना, 8 बजे तक अगर आपने फर्म का काम किया ना, तो ओवरटाइम तो जो मिलेगा सो मिलेगा। वो आपको खाना भी, रात का खाना फर्म की तरफ से होता था। तो कुछ ऐसे होते थे जो कि हॉस्टलाइज्ड, खास तौर पे हमारे भाई मुझे बता रहा, हॉस्टल जाए, ठंडा ठंडा सारा कुछ है, तो वो क्या सारा दिन कुछ भी काम ना करें, वो 4:30 बजे काम दबा के करना शुरू हो जाता है। इक्का दुक्का, सारे नहीं ऐसे होते थे, सारे हौसले वाले ऐसे इक्का दुक्का, और सच में इक्का दुक्का होते थे। मतलब नॉर्मली नहीं होता। वो कहते हैं भाई जान छूटे यहाँ से, खाने की क्या भूखा रह लेंगे, यहाँ से जान छूटे निकले। लेकिन कुछ होता है तो क्या रिस्क होता है, रिस्क क्या कि वो बिला वजह लेट बैठे रहेंगे, 8 बजे इंटरटेनमेंट होगी, खाना खाएंगे और फिर निकल जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि नहीं? कंपनी में भी ऐसे हो सकता है। कंपनीज में क्या कि वर्कर सारा दिन फारग बैठे, मतलब सारा दिन चाहे काम किया भी है, उसके बाद ओवरटाइम की जरूरत ही, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं, ओवरटाइम लग रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं ऑनलाइन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, सुबह आते हुए मैंने अटेंडेंस लगाई, उसके बाद 5 बजे काम कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बैठा गेम खेल रहा हूं। ठीक है, कोई पूछेगा तो बता दूंगा कि सर वो काम था, ऑनलाइन बड़ा काम था सर, स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी, उनको जवाब दे रहे थे। ठीक है, और जाते हुए 9, 9:30 बजे अटेंडेंस लगा दी। भाई ओवर टाइम बुक हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे बताइए इसका क्या कंट्रोल है? ओवर टाइम जब कभी कोई भी एम्प्लॉय लगाएगा ऑथोराइज्ड होगा। अब आपका क्या हाल है, फर्म में जो मैनेजर और पार्टनर थे, या वो ऐसे ही पार्टनर बन गए हैं, वो इस सारे प्रोसेस से गुजर के मन है। 1-2 महीना उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने कहा भाईजान बुला लो उसको, ये आप रोज लेट सीटिंग कर रहे हो, कौन सी ऐसी आपकी जॉब की डेडलाइन है जिसको अचीव करने के लिए आपकी तो कोई स्टैट्यूटरी डेडलाइन है ही नहीं, तो लेट सीटिंग कर क्यों रहे हो? वो पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद अप्रूवल रूल बन गया क्या कि ओवर लेट सीटिंग करनी है तो मैनेजर की अप्रूवल के साथ होगी, वरना नहीं होगी। आपके ख्याल में क्या ये ओवरटाइम और बोनस वगैरह के लिए अप्रूवल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल फिर वहीं पे है, वो फेक बंदा मैंने पेरोल में ऐड कर दिया, ओवरटाइम। 2 बड़े फ्रॉड क्या है पेरोल में, फेक एम्प्लॉय या फेक वर्क, यही 2 बड़े। फेक या एम्प्लॉय पूरे का पूरा ही फेक, या एम्प्लॉय जेन्युइन है लेकिन उसने काम नहीं किया। सरकारी तरफ में आप शायद सुनते होंगे, वो आते हैं अटेंडेंस लगा के निकल जाते हैं, या बात का अटेंडेंस लगाने में नहीं आते, किसी को साथ वाले को कहते हैं तुम अटेंडेंस लगा देना। तो ये दोनों तरह की हमने कैसे चेक कर। अब मुझे बताएं फेक एम्प्लॉय कैसे पकड़ेंगे आप? Select a sample of employees from payroll sheet and compare it with the appointment letter. Compare it with appointment letter. हाँ जी, authorized by HR, शाबाश। या हमारे एक सीनियर ने एक और काम करवाया था मेरे से, मुझे आज तक याद है। उन्होंने क्या कहा था कि select a sample of employees from payroll sheet, चेक भी कर लिया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फिर कहा इस एम्प्लॉय की फिजिकल वेरिफिकेशन करो, ये एम्प्लॉय किधर है जरा मिल के आओ। तो उन एम्प्लॉइज की भी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, अच्छा मुझे याद है, इस पता है क्यों है? क्योंकि जब एम्प्लॉय की फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए वो यहाँ पे था, वो क्या था, 1215, वो इमरजेंसी कॉल नंबर, वो पीटीसीएल का जो होता है 1122 नहीं होता, तो एम्बुलेंस वाले को इमरजेंसी नंबर ऐसे ना करे यार। वो जो था 15 भी नहीं है यार, 15 डेंजरस है, 1217 है। उस वक्त 15 होता था सिर्फ। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, हेल्प सेंटर पता नहीं क्या हेल्पलाइन का नंबर है, वहां पे जो लोग आपकी कॉल उठाते हैं ना, वो उनकी वेरिफिकेशन करनी थी। और जब मैं गया तो मुझे पता चला, जो शौक लगा मुझे, वो आज तक मुझे याद है, कि वहां पे एम्प्लॉय 3 शिफ्ट में काम करते हैं, और जो सैंपल मैं सेलेक्ट करके लेके गया था उसमें से कुछ पहली शिफ्ट वाले थे, कुछ दूसरी वाले, कुछ तीसरी वाले। ये सुन के मेरे रंग उड़ गए। क्यों भला? मुझे सब वेरीफाई करना पड़ा था। मैंने आखिरी कोशिश की, मैंने सीनियर को बोला सर जी 3 शिफ्टों में काम हो रहा है, हमारा तो 5 बजे तक ऑफिस बंद है, ऑफिस का टाइम 5 बजे है, तो आप कहें तो मैं सैंपल चेंज करके जो मौजूद है उन्हीं को चेक करके आ जाऊं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या एक दफा सैंपल सेलेक्ट कर लिया और उसका एविडेंस नहीं मिल रहा तो सैंपल चेंज कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सीनियर ने कहा उधर ही रहो, कोई जरूरत नहीं आने की। और ये जो काम होता है ना, ये जो टाइम होता है, हमारे प्रोफेशन में नहीं होता, हमारे प्रोफेशन थे। हाँ जी बिल्कुल। तो हाँ जी हेल्पलाइन पे थे।
तो फिर क्या अगर कोई प्रॉब्लम हो सैंपल चेंज कर देना चाहिए? नहीं, सीनियर ने कहा भाई उधर ही रहो, वही सैंपल होगा हमारा। और फिर मैं उधर पहले एक शिफ्ट खत्म हुई 5 बजे। हमारे प्रोफेशन में क्या है, टाइम ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड है, टास्क ओरिएंटेड। कभी कभी लेट सीटिंग करना पड़ जाए तो खैर है, लेकिन कुछ लोगों ने ना हमारे प्रोफेशन में, आपको पता है कुछ साइको लोग भी हैं ना। अच्छा मेरी तरफ इतने गौर से ना देख, उधर नहीं कर ले, मैं किसी और की तरफ ले जा रहा हूं, बात मेरी तरफ मोड़ है। शेम ऑन यू। जरूरत हो या ना हो लेट सीटिंग करवाते हैं, जरूरत हो या ना हो लेट सीटिंग करवाते हैं। और मैंने शायद पहले आपको बताया मेरी जिंदगी के जो बेहतरीन सीनियर है ना 2, उन दोनों में एक 3 सीनियर बेहतरीन है, 3 सीनियर लेट सीटिंग नहीं करवाते। उनमें से एक सीनियर इसलिए बेहतरीन है, मुझे जितनी सबसे ज्यादा याशी उस सीनियर ने करवाई और किसी ने नहीं करवाई। मतलब कि वो खुद भी चिल थे और हमें भी चिल किया। कुछ ऐसे होते हैं सीनियर खुद चिल करते हैं, जूनियर को चिल नहीं करने देते, वो ऐसे थे, चिल में रखा, मुझे आज तक याद है। और 2 सीनियर ऐसे थे, उनका रूल था 9 बजे ऑफिस स्टार्ट होगा, 9:05 तक आपको इधर होना है, और 5 बजे ऑफिस टाइम एंड है ना, 5:01 पे आपने इधर ऑफिस में नहीं होना। मतलब लेट सीटिंग करना चाहे भी ना आप, तो वो फोर्स कहते थे लेट सीटिंग नहीं करनी हमने। वरना अगर हमें पता हो ना कि लेट सीटिंग करनी पड़ेगी, तो बोलते हम सुबह लेट आते हैं और फिर सुबह काम भी नहीं कर रहे, हम कहते लेट बैठना ही है तो बाद में काम कर लेंगे। तो उन सीनियर ने हमें टाइम पे काम करना सिखाया। दोनों सीनियर में एक खास बात थी, और वो डेडलाइन, जो डेडलाइन होती थी वो उन्होंने मीट भी की। तो बहरहाल ये तो सीनियर के बाद तो वापिस आ जाए, कहां पे थे, हाँ फेक एम्प्लॉय पे। पूछना ये चाह रहा हूं फेक एम्प्लॉय कैसे पकड़ेंगे जी? एक तो ये है कि सिलेक्शन करके अपॉइंटमेंट लेटर के साथ कंपेयर करेंगे जो हमें डिपार्टमेंट, और दूसरा क्या है फिजिकल वेरिफिकेशन भी करें। अच्छा ये जो फेक बोनस दिया जा रहा है ये कैसे पकड़ेंगे? हाँ अप्रूवल, जो बोनस पे किया गया उसका सैंपल सिलेक्ट कर लें और अप्रूवल लेटर चेक कर लें किसने अप्रूव किया। कैलकुलेशन में गलती है, कमी बेशी है, गलती से मेरी सैलरी जो है वो 80,000 की बजाय 180,000 हो गई, कैलकुलेशन। भाई ये बात समझ आ गई। चलिए ये वाला एरिया तो हमारा हो गया कवर। इसमें मेजर इश्यू सारे मैंने डिस्कस कर लिए, इक्का दुक्का कोई रह गया हो तो आप पढ़ लेंगे। अब डिडक्शन की बारी आ गई। अच्छा एक और कंट्रोल रह गया, एट द एंड जब ये कैलकुलेशन सारी हो जाए, एक इंडिपेंडेंट पर्सन इस कैलकुलेशन को रीचेक कर ले, रिव्यू कर ले, ऑथोराइज करे, अप्रूव करे, ये भी एक कंट्रोल है। फिर चलते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में 2 तरह की डिडक्शन, एक वॉलंटरी, एक स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी जो गवर्नमेंट ने कहा होगी, वॉलंटरी जो एम्प्लॉय ने कहा है। वॉलंटरी डिडक्शन जैसे प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन, जैसे कि लोन लिया उसकी रीपेमेंट की डिडक्शन। वॉलंटरी डिडक्शन का रूल ये है कि एम्प्लॉय का लिखा हुआ लेटर होना चाहिए कि मेरी सैलरी में से इतनी डिडक्शन कर लीजिए। उस एम्प्लॉय की कंसेंट लेटर के बगैर डिडक्शन नहीं कर सकते, जो खास तौर पे लोन रीपेमेंट वाली है, ठीक है। लेकिन स्टैट्यूटरी डिडक्शन का रूल है क्या, एम्प्लॉय की कंसेंट की जरूरत नहीं है, लेनी नहीं है कंसेंट उससे, वो गवर्नमेंट ने कह दिया काफी है, आपने डिडक्शन करनी है। लेकिन उसमें अहम चीज क्या है कि वॉलंटरी डिडक्शन तो एज पर एम्प्लॉय कंसेंट करनी है, जो वॉलंटरी डिडक्शन है। स्टैट्यूटरी डिडक्शन जैसे टैक्स की डिडक्शन है, ये कैसे करनी है, एज पर लेटेस्ट टैक्स रेगुलेशंस, जो इस साल के टैक्स की रेगुलेशन है। अब आपने अगर ये इंश्योर करना है कि जो वॉलंटरी डिडक्शन है वो सही हो रही है कि नहीं, कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा, सैंपल सेलेक्ट करेंगे किसका, प्रोविडेंट फंड के अमाउंट का फॉर एग्जांपल, या लोन की डिडक्शन हुई है उसके अमाउंट का, और किसके साथ कंपेयर करेंगे, एम्प्लॉय के कंसेंट लेटर, ऑथराइजेशन लेटर के साथ। और टैक्स की कैलकुलेशन सही हो रही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉइज का और देखेंगे उसकी टैक्सेबल सैलरी की कैलकुलेशन और डिडक्शन एज पर लेटेस्ट टैक्स रूल्स हो रही है कि नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत से छोटे मोटे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं साइड पे, आप अपनी मंथली टैक्स बताएं, टैक्स वो कैलकुलेट कर देते हैं। मंथली आप सैलरी बताएं, वो आपको बता देंगे डिडक्शन कितनी करनी है, ठीक है। वो टैक्स वालों के पास अमूमी तौर पे होते हैं, बाज़ औक़ात वो सर्कुलेट भी इंटरनेट पे भी अवेलेबल होते हैं। तो हमारे जैसे टैक्स कंसल्टेंट है, सब एम्प्लॉइज की लिस्ट दी है, उन्होंने हर एम्प्लॉइज का अलग अलग कैलकुलेट करके बताया इसकी इतनी डिडक्शन करो, इसकी इतनी करो, उसके हिसाब से डिडक्शन हो जाती है। ये रेंट के ऊपर रिकैलकुलेट कर लेते हैं। नेट पे आ गई जी। अगेन इसमें भी इसका कंट्रोल देख लिया आपने, इस कॉलम का भी कंट्रोल देख लिया।
इस कॉलम का भी देखिए, हर कॉलम का, हर रो का कंट्रोल है। नेट पे हमारे पास आ गई बैलेंसिंग फिगर, एंड पे इंडिपेंडेंट पर्सन रीचेक कर लेगा, इसको रिव्यू कर लेगा। अब यहां पे दो हिस्से हो गए, डिडक्शन भी हो गया, कैलकुलेशन भी हो गया और डिडक्शन भी। अब क्या रह गया? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अब 3 तरह से होती है, याद रखिए 3 तरह से मैक्सिमम जो एग्जाम में पॉसिबल। नंबर 1, कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होंगे जिनको कैश में पेमेंट कर दी जाएगी। वो शायद एफबीआई ने कोई लिमिट लगाई है, मंथली शायद 60,000 सैलरी है क्या 50 है, कि जिससे ऊपर कैश की ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं की जाए। कितनी है? 25,000, हाँ जितने भी है। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद पार्ट टाइम काम करते हो, उनको हम सैलरी कैश में दे दें, ये भी हो सकता है। वैसे ये बहुत कम होंगे, ना होने के बराबर होते हैं। अगर ऐसे हैं तो आपने कैश की सैलरी पे करते हुए उनसे एक्नॉलेजमेंट ले लेनी है, साइन, ये कंफर्म कर लेना कि वाकई एम्प्लॉय है, और उसके साइन ले लेने हैं, एक्नॉलेजमेंट। कंट्रोल क्या होगा कंपनी का? कंट्रोल क्या होगा कंपनी का? कि जिसको पेमेंट करनी है उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। आइडेंटिटी कंफर्म करने का मतलब क्या है? देखना कि बाकी वही पर्सन है जिसने काम किया, ये तो नहीं किसी की सैलरी कोई और ले रहा है। और दूसरा, उसकी एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करनी है कि उसने पैसे वसूल कर लिए, उसके साइन करवा लेंगे उससे। ये 2 काम करवा ले, कर लिए। ये तो क्या कैश। अगर चेक के जरिए से पेमेंट हो रही है, चेक के जरिए से, तो भी अगेन सेम, क्या चेक क्रॉस चेक होने चाहिए, सीएफओ की ऑथराइजेशन हो। पेमेंट से पहले सीएफओ की दोबारा ऑथराइजेशन ले लेनी है कि सर हमें बताइए, हालांकि कैलकुलेशन सारी ठीक है, लेकिन पेमेंट से पहले क्यों ऑथराइजेशन सीएफओ की ले रहा है? पता चले बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं भी कि नहीं। ये ना चेक दे दे और बाद में पता चले बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। पेमेंट से पहले सीएफओ की ऑथराइजेशन लेनी है, फिर इसके बाद कैश वालों को पेमेंट करनी है। 2 चीजें कंफर्म करनी है, आइडेंटिटी और एक्नॉलेजमेंट। फर्क समझ रहे हैं कि उसने वसूल कर लिया। जैसे वो जब हम चीजें डिस्पैच करते थे तो वो कस्टमर से एक्नॉलेजमेंट सिग्नेचर लेते थे ना, सैलरी पे करते हुए भी एक्नॉलेजमेंट सिग्नेचर ले लेना है। फिर चेक के जरिए से अगर पेमेंट करनी है, चेक में ना के बाद पेमेंट करते हैं, तो उसमें भी सेम 2 कंट्रोल। क्या देख लेना है कि जो एम्प्लॉय है आइडेंटिटी कंफर्म करनी है और एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करनी है। तीसरा, और जो कॉमन होता है आजकल, वो होता है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसमें आपको हर महीने एम्प्लॉय से कोई कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं। एक दफा एम्प्लॉय से पूछ लीजिए सर किस अकाउंट में सैलरी लेना पसंद करेंगे। उसकी जो एम्प्लॉय फाइल होगी ना, जो कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है, उसके अंदर उसका बैंक अकाउंट नंबर लगा होगा। वहाँ बैंक अकाउंट नंबर को आप अपने ऐड कर ले अपने रिकॉर्ड में, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको मंथ एंड के ऊपर डायरेक्ट सैलरी ट्रांसफर कर दी जाएगी। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तीसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट बैंक। तो सैलरी पे होती है कैश के जरिए से, चेक के जरिए से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। आजकल जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है? लेकिन कभी कभार चेक के जरिए से या कैश के जरिए से सैलरी भी जाती है, कुछ डिफरेंट रीजंस है। तीनों मोड हो सकते हैं, तीनों में आपको पता चल गया क्या कंट्रोल लगाना है आपने। तो बैंक में क्या आपने देखना है कि सैलरी किस बैंक अकाउंट में जा रही है। अब आजकल डाटा एनालिटिक्स आई के अपने हमारे सिलेबस ऐड किया है। डाटा एनालिटिक्स होता है, कंसेप्ट क्या है कि बहुत सारा डाटा को एनालाइज करना आसान होता है। एक फ्रॉड, छोटा सा फ्रॉड आपको बताता हूं। कई महीनों से फ्रॉड हो रहा था। बेसिकली मल्टीपल एम्प्लॉयज, फेक एम्प्लॉयज थे पेरोल पे, उनको पेमेंट हो रही थी। ऑडिटर आया, 2-3 साल तो वैसे ही कुछ बाद में होता है एक ऑडिटर जो जरा डिटेल में काम करने वाला है। तो 2-3 साल में एक ऑडिटर उसने क्या किया, उसने एम्प्लॉयज को पेरोल शीट जो एम्प्लॉयज की फाइल है ना उसके साथ मैच करना शुरू किया। तो उसे एक अजीब बात पता चली। अजीब बात क्या पता चली कि 3-4 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनका घर का एड्रेस सेम है। बताइए, अब ये एम्प्लॉय फाइल तक पहुंचेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी। अगर सिर्फ सैलरी शीट के ऊपर ही आप ऐसा चेकिंग करते रहेंगे ना, इस तरह की डिटेल वाली चीजें नहीं मिलेंगी। बताइए, क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज होता है आपका? क्यों, कैसे इंक्रीज होता है? सेम एड्रेस का एक ही जगह पे थोड़ी। अब हो सकता है हॉस्टल हो, ये भी ज़हन में आता है। भाई भी हो सकता है, उनके वालिद साहब के नाम भी मुख्तलिफ थे। अब मजीद आगे ना सोचना। हाँ जी। तो अब उन्हें इन्वेस्टिगेशन पता चला फेक एम्प्लॉयज है। इन्वेस्टिगेशन की, उसने कहा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाओ।
आइडेंटिटी कार्ड लेके आओ, उनको पता चल गया। इसी तरह फर्ज कीजिए आपसे अगर कहा जाए ना कि ये हमारे एम्प्लॉय 250 एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, जरा चेक करें में कोई फेक एम्प्लॉय तो नहीं है। तो पहले मैनुअली डिटेक्ट करना मुश्किल था, अब जो डाटा एनालिटिक्स है ना, इसके जरिए से आप आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं भैया कोई ऐसे एम्प्लॉयज तो नहीं है जिनका बैंक अकाउंट नंबर सेम हो। समटाइम ऐसा होता है, कुछ वेंडर्स ऐसे थे, फेक वेंडर्स थे। अब उस पर्सन ने क्या किया हुआ था, जो फेक वेंडर जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में था, उसने फेक वेंडर ऐड किए, लेकिन सबके नाम का जो चेक बनता था ना, वो अकाउंट नंबर उसी का अपना जाता था, अकाउंट नंबर एक था, वो वहां से पकड़ा गया। पहले इस तरह के फ्रॉड डिटेक्ट करना निस्बतन मुश्किल था। अब डाटा एनालिटिक्स की मदद से यानी कंप्यूटर टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए ये काम निस्बतन आसान है। तो बहरहाल डिस्ट्रीब्यूशन हमने मेन कंट्रोल दो जहन में रखने हैं, क्या आइडेंटिटी कंफर्म करनी है, एक्नॉलेजमेंट ऑब्टेन करनी है। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आखिरी काम क्या रह गया, रिकॉर्डिंग। बताइए रिकॉर्डिंग हर महीने हो जानी चाहिए और इस सैलरी शीट की बेस पे होनी चाहिए। किसकी? और नहीं भाईजान, सैलरी शीट पूरी की बेस पे एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ये होगी सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ओ भाई ये नहीं होगी। और ग्रॉस सैलरी डेबिट होती है, ग्रॉस सैलरी ये होता है, सैलरीज एक्सपेंस ये नहीं होता। सैलरीज एक्सपेंस ये है, उसके बाद ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, उसके बाद सैलरीज पेएबल है जिसकी पेमेंट होती है। सैलरीज एक्सपेंस क्या रिकॉर्ड होता है? अच्छा मैं हैरान होता था, ये छोटी सी बात है, ये क्यों उसने अलग से लिखी हुई है रिकॉर्डिंग की। अब मुझे समझ आया क्यों लिखी है, कि भाई ये ग्रॉस सैलरी जो है ना, खुद सोचें, ये सारा सैलरीज एक्सपेंस डेबिट है, प्रोविडेंट फंड क्रेडिट हो जाएगा, टैक्स पेएबल गवर्नमेंट को क्रेडिट हो जाएगा और नेट पे क्रेडिट होगी। ठीक है, ये आपने प्रॉम्प्टली एंट्री करनी है। प्रॉम्प्ट एंट्री का मतलब यह है जैसे ही सैलरी पे करें इसको रिकॉर्ड कर दें। बल्कि अगर लास्ट मंथ होना तो अगर सैलरी लास्ट डे को पे नहीं भी कर रहे तो भी इसको रिकॉर्ड कर दें, अक्रूवल रिकॉर्ड कर दें। और फिर जो टैक्स पेएबल है ना, बाकी सैलरी चाहे जब मर्जी दे, महीने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, लेकिन जो टैक्स पेएबल है इसकी स्टैट्यूटरी डेडलाइंस होती हैं, उस डेडलाइन के अंदर अंदर इसको पे करना चाहिए। आपने तो टैक्स में पढ़ा होगा कि एम्प्लॉयज का जब टैक्स डिडक्ट करते हैं कितने दिन में पे करना जरूरी है, 120 दिन में। हमारे वाला तो 15 दिन में पे करवाता है, 15 डेज में पेमेंट करनी है। हाँ जी, वो कोई सेल टैक्स की शायद कोई बात होगी। चले 12 भाई, ये कंट्रोल समझ आ गया आपको? चलिए आइए जरा अब इसको देखते हैं कि हमारी बुक में हमने ये बातें सारी उधर लिखी हुई हैं कि हमने किसी और जगह से ही पढ़ ली हैं। सबसे पहले पेरोल में मुझे बताइए, सबसे पहला पेरोल में ऑब्जेक्ट कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। पेरोल सिस्टम में आइए, कैलकुलेटिंग ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज नजर आ रहा है आपको? इसमें देखिए हमारे मकसद क्या है, कह रहा है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। चल पढ़, पेरोल इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर रियल एम्प्लॉयज। भाई ऐसा होना चाहिए, क्या करना है, फेक एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए। इसके लिए क्या क्या कंट्रोल्स हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। हाँ जी, अब ये देखिए, ये हमारे फंक्शन है, ये देख ले, ये 4 फंक्शन। पहला कैलकुलेटिंग ग्रॉस सैलरीज, दूसरा क्या है कैलकुलेटिंग टैक्स एंड अदर डिडक्शन, ये डिडक्शन की बात आ गई, ये कैलकुलेशन की बात आ गई। तीसरा क्या आ गया, रिकॉर्डिंग और पेमेंट की भी बात आ जाएगी, पेमेंट। ठीक है, अच्छा आप देखिए कंट्रोल, सबसे अहम ये इसके है कैलकुलेटिंग। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन में, पेरोल रियल एम्प्लॉयज की हो, फेक एम्प्लॉयज की ना हो। दूसरा क्या है, रियल वर्क डन, यानी एम्प्लॉय जेन्युइन है, यहां पे कह रहा है एम्प्लॉय जेन्युइन हो, यहां पे क्या कह रहा है काम जेन्युइन हो, और यहां पे कह रहा है कैलकुलेशन आंखें खोल के करनी है। पेरोल रियल एम्प्लॉयज है, फेक एम्प्लॉय कोई नहीं, कैसे पता चलेगा? कह रहा है जो पेरोल प्रिपेयर करने वाला और पेमेंट ऑथोराइज करने अलग अलग बंदे हों, ताकि अगर पेरोल वाला फेक एम्प्लॉय ऐड कर भी दे, पेमेंट वाला जब चेक करे कहे भैया ये बंदा दूसरी दफा आ गया पेमेंट देने के लिए। ह्यूमन सोर्स ऑथोराइज न्यू एम्प्लॉयज, न्यू एम्प्लॉयज की सारी ऑथोराइजेशन किधर होनी चाहिए? सेग्रीगेशन ड्यूटी हो गई, पेरोल प्रिपेयर करने वाले को ऑथोराइज नहीं करना, ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट की ऑथोराइजेशन। और अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन करते हैं उनको इमीडिएटली पेरोल शीट से रिमूव करना है। क्यों? ये ना छोड़ के चला जाए, उसको पेमेंट मिलती रहे, हो सकता है ना। 4
अच्छा यहां पे ये कंट्रोल क्यों नहीं है कि जो न्यू एम्प्लॉय आए उसे इमीडिएटली ऐड करो, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय को आपने पेरोल में ऐड नहीं किया ना, मंथ एंड पे वो खुद शोर मचाता आ जाएगा और मुझे सैलरी क्यों नहीं दी। लेकिन ये शोर मचाता नहीं आएगा कि मुझे सैलरी क्यों दी, ये चुप करके बैठा, इसलिए इसका कंट्रोल जरूरी है। वैसे तो उसूली तौर पे अच्छी बात यह है कि जो जॉइनर हो और लीवर हो, दोनों जॉइनर्स और लीवर्स दोनों को इमीडिएटली पेरोल शीट पे एडजस्ट करें, आने वाले को ऐड करें, जाने वाले को इमीडिएटली निकाल। लेकिन खास तौर पे फोकस क्या है, जाने वाले का उसको। अच्छा वर्क जेन्युइन होना चाहिए, क्या मतलब, सुपरवाइजर प्री नंबर टाइम शीट प्रिपेयर करें ताकि पता चले बाकी एम्प्लॉइज ने काम, सुपरवाइजर जब साइन करके कर देगा इसका मतलब बाकी उसने काम करवाया, वो कह रहे हैं इस एम्प्लॉय ने इतना काम किया है। क्लॉक कार्ड सिस्टम मेंशन टू प्रिवेंट मल्टीपल क्लॉकिंग। क्लॉक कार्ड सिस्टम कौन सा होता है, ये जो कार्ड स्वाइप करते हैं ना इसको बोलते हैं क्लॉक कार्ड। पहली दफा कार्ड स्वाइप करेंगे टाइम इन लगेगा, दूसरी दफा करेंगे स्वाइप टाइम आउट। इसमें रिस्क क्या था जिसकी वजह से ये अब खत्म हो चुका है, पता नहीं क्यों लिखा उसने मल्टीपल। उसका कंट्रोल उसने क्या बनाया हुआ है कि एक बंदा उधर बिठा दे जो मॉनिटर कर रहा हो कि एक पर्सन मल्टीपल कार्ड को स्वाइप तो नहीं कर रहा। तो उसकी अकल देखें कि उसने 50,000 रुपये पर मंथ पे बंदा परमानेंट उधर रख दिया है, लेकिन उसने कोई 30-35 हजार की मशीन नहीं इंस्टॉल करवाई कि वो थंब इंप्रेशन वाली बायोमेट्रिक मशीन लग जाए कोई, हालांकि वो इसका आसान हल था। लेकिन बहरहाल उसकी मर्जी किताब बनाने वाले की जैसा उसने काम ने पढ़ लिया। ओवर टाइम और बोनस क्या होने चाहिए, पेरोल कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। कैसे पता चले कि एक्यूरेट कैलकुलेशन हुई है, इनसे पता चल गया एम्प्लॉय जेन्युइन है, इनसे पता चल गया काम जेन्युइन किया है। अब कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं कैसे पता चले, टाइम शीट और अप्रूव्ड रेट हो, ठीक है, आज उधर से आ जाएंगे और आज वक्त जो आ जाएगा टाइम शीट से, और आर्ली रेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर से अप्रूव्ड डेटों पे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखे होंगे। जनरेट आईटी एक्सेप्शन रिपोर्ट फॉर अनयूजुअल वेजेस, यानी यहां पे ना हम एक अजीब सा कंट्रोल लगाते हैं, बहुत काम की चीज है ये, आईटी में काम आएगी। यहां पे आप यहाँ पे ग्रॉस सैलरी ना इसमें एक कंट्रोल लगा दे, क्या कि नॉर्मली एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से लेके 2 लाख के दरमियान में होती है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से कम है या 2 लाख से ज्यादा, उसको प्रोसेस ना करे, उसको हाईलाइट करके हमें एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर दे। एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब होता है अलार्म बजा दे, अलार्म सिस्टम को हम क्या कह, आईटी सिस्टम को क्या कह रहे हैं, अलार्म बजा दे। कब अलार्म बजाए, 50,000 से, क्योंकि 50,000 से कम या 2 लाख से ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली कोई गलती है, एरर या फ्रॉड है। कि हो सकता है हमने आज वर्कड, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख थी, उसके आज वर्क 200 थे, हमने गलती से 20 कर दिया, 1 जीरो आगे पीछे हो जाता ना, 200 आज वर्क का 1 जीरो कम कर दिया, उसकी सैलरी 1 लाख से कितनी हो जाएगी, 10,000। अलार्म बज जाएगा कि नहीं। और अगर इसी तरह आवर्स होने चाहिए 200 आवर्स, 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया, भाई ऐसे ही ना काम करते होते 1 जीरो आगे पीछे हो ही जाता, वो आपसे कैलकुलेटर में नहीं 1 जीरो आगे पीछे हो जाता, उससे भी कल काम करते हो। तो अगर 2000 आवर आ गया, उसकी 1 लाख 1 मिलियन, तो चेक तो बन जाएगा, चेक बन के हो सकता है कैश हो गया तो वो फिर कभी आए ही ना। तो इसलिए अलार्म बजाना चाहिए कि पेमेंट हो जानी चाहिए। जब अनयूजुअली हाई या अनयूजुअली लो अमाउंट आए पेरोल कैलकुलेशन में, चेक बनना चाहिए कि अलार्म बजना चाहिए, अलार्म बजना चाहिए। इसके अलार्म को क्या कहते हैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट, नाम से जाहिर है कुछ एक्सेप्शन, गड़बड़ चीज, एक्सेप्शनल चीज आएगी। सीनियर मैनेजर अप्रूव पेरोल टोटल, पेमेंट करने से पहले पेरोल अप्रूव करे, कैलकुलेशन को भी रीचेक करें। डन जी। क्या नेक्स्ट डिपार्टमेंट, बाकी तो सारा आसान है। टैक्स की डिडक्शन कैसे होनी चाहिए, अपडेटेड टैक्स, अपडेटेड टैक्स रेट यूज करें। ओके, आईटी सिस्टम चेक के जरिए से चेक करें। जैसे क्लाइंट ने जो टैक्स की कैलकुलेशन की हुई ना, आप भी अपना टैक्स का सॉफ्टवेयर छोटा सा बना लीजिए, नेट पे डाउनलोड हो जाता है, कुछ फॉर्म्स ने फ्री में रखा होता है, वो डाउनलोड कर उसमें लिखा होता है अपने टैक्स कैलकुलेट करें खुद, और टैक्स कैलकुलेट करके देखो उतना आता है कि नहीं आता। वॉलंटरी डिडक्शन कैसे मैच करनी है, डिडक्शन रीजनेबल। सीनियर मैनेजर क्या करे, अब खुद बताएं कोई मुश्किल है, जो मुश्किल चीज थी उसके ऊपर जानबूझ के ज्यादा टाइम लगाया,
ठीक है, ये आसान है, पढ़ते जाएंगे निमटते जाएंगे। रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। पेरोल की रिकॉर्डिंग किस बेस पे होनी चाहिए? पेरोल शीट की बेस पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, टाइमली भी होनी चाहिए। कब? विद इन स्ट्रिक्ट डेडलाइन। जैसे हर मंथ एंड पे रिकॉर्ड करो, पेमेंट चाहे अगले महीने कर लो, रिकॉर्ड इसी महीने कर लो ताकि कट ऑफ एरर ना आए। और पेरोल काउंट रिकंसाइल करो, यानी ग्रॉस पे में से डिडक्शन माइनस करो तो टोटल नेट पे आना चाहिए। उन्होंने कैलकुलेशन की होगी, ये इंडिविजुअल, आपने नीचे टोटल मैच कर लेना है। क्या टोटल एक्सपेंस में से डिडक्शन माइनस करे नेट पे आता है? एक ये चेक कर ले। एक दूसरा और आपको टिप बताऊं, क्या करें? इस पेरोल को पिछले महीने की पेरोल के साथ कंपेयर कर ले, लगभग उतना ही आना चाहिए फर्क। और अगर कोई फर्क है तो किसका होना चाहिए? जॉइनर और लेबर का, या कोई बोनस का। इससे भी बड़े फ्रॉड पकड़े जाते हैं कि नॉर्मली पेरोल का एक ही लेवल होता है, ये सेल परचेज की तरह फ्लक्चुएट नहीं करती हर महीने, वो तो अनप्रेडिक्टेबल होती है। पेरोल प्रेडिक्टेबल होती है। पेरोल क्या होती है? लिख लें, पेरोल प्रेडिक्टेबल होती है। यहां पे शुरू में एक एनालिटिकल प्रोसीजर का चैप्टर होगा। शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएं शुरू में, किताब के शुरू में, उसमें होगा एनालिटिकल प्रोसीजर, उसके साथ ब्रैकेट में लिख लें पेरोल प्रेडिक्टेबल होती है। आप कन्विंस्ड है, मानते हैं ना इस बात को कि नहीं मानते? लिखें पेरोल प्रेडिक्टेबल होती है हर महीने। टेबल ऑफ कंटेंट है चैप्टर बुक के स्टार्ट में, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर है। कितना चैप्टर है? उसके आगे पीछे कहीं पे लिख दे, उसके आगे की जगह है। पेरोल प्रेडिक्टेबल होती है, पेरोल प्रेडिक्टेबल होती है, फिर लिखे प्रेडिक्टेबल, फिर लिखे प्रेडिक्टेबल। आइंदा जब कभी एनालिटिकल प्रोसीजर का लफ्ज आए आपके जहन में आ जाए प्रेडिक्टेबल, क्या आ जाए? प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल। और भैया रिकॉर्डिंग पेमेंट तो रहेगी, पेमेंट करनी है, कैसे करनी है? बैंक के पेमेंट अभी कर ले, भी ले लो पेमेंट। भैया भाई पहला बंदा है जिसको पेमेंट की बात करें, वो कह रहा है कल करेंगे। चेक या बैंक ट्रांसफर लिस्ट प्रिपेयर करें, और ये चेक या बैंक ट्रांसफर लिस्ट किसके मुताबिक होनी चाहिए? इसके मुताबिक। ये ना इधर 60,000 लिखा है, उधर 80,000 का चेक बन जाए। पेमेंट गो ओनली टू करेक्ट एम्प्लॉय। कैसे इंश्योर करेंगे कि पेमेंट करेक्ट एम्प्लॉय के पास जा रही है? उसकी एक्नॉलेजमेंट देख लेंगे, कैश है या चेक है। और अगर बैंक में गई है तो उसकी एम्प्लॉय फाइल के अंदर बैंक अकाउंट का नंबर मैच कर लेंगे इसे। सैलरी पेबल रिकंसाइल विद सैलरी पे, हाँ जितनी पेबल थी उतनी ही पे कर दी है। ये तो नहीं किसी बंदे की सैलरी, बात कहता ऐसे होता है ना, कोई बंदे एक आधा महीना नहीं आ पाते, छुट्टियों पे होते हैं, उसकी सैलरी जो है वो पेबल स्टिल शो होनी चाहिए। वो ये ना हो कि वो अपनी जेब में डाल ले पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। डिडक्शन आर रिमिटेड टू अथॉरिटीज। डिडक्शन कौन सी डिडक्शन? टैक्स वाली। किसको? कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, जो भी टाइम टेबल है, उसने 15 मेंशन नहीं किया, जो भी टाइम। भाई कुछ को समझ आई? पेरोल सिस्टम समझ आया? 4 इसमें सेक्शन है या डिपार्टमेंट्स है। सारी गेम एक ही डिपार्टमेंट में होती है। किस डिपार्टमेंट में? पेरोल प्रिपरेशन वाले में। डिडक्शन में कोई इतना खास नहीं है, और इसके अलावा पेमेंट में भी और रिकॉर्डिंग में भी नहीं। लेकिन फिर भी कहीं से भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है, तो याद कर लेंगे। चलिए जी, आज का अभी आपको असाइनमेंट क्या थी खास तौर पे? असाइनमेंट, हाँ कल वाले क्वेश्चन भी अगर जिन स्टूडेंट नहीं किए, और आज वाली के। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।